हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर सर्कुलर मोशन यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट 21 इयर्स के पीवाईक्यूज ऑफ नीट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है a particle moving with uniform speed in a circular path maintains। सबसे पहली बात क्या बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या चीज होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सर कारण क्या है? कारण ये है बेटा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, भले ही इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से अगर एक भी चेंज होता है तो वेक्टर तो हमारे पास चेंज होगा ही सही। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। अब बात करते हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही आएगा, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हमेशा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। तो अगर इस पॉइंट पे है तो यहां पे, इस पॉइंट पे है तो यहां पे, इस पॉइंट पे है तो यहां पे। तो आप ये बात देख सकते हो कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भले ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, विच इज v स्क्वायर बाय r, v चेंज नहीं हो रहा है, r चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज होगा। और कारण क्या है? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ बॉब इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम। आपके मन में आ रहा होगा सर ये ओमेगा दे रखा है और आगे यूनिट दे रखी है आरपीएम की, तो बेटा वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एक ही बात है, बस फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो ओमेगा बन जाता है। आगे क्या बोला है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। ठीक है, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा while keeping the same radius, the tension in the string becomes। चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सवाल है और किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। मेरे पास एक बॉब है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग से इस तरीके से अटैच्ड है, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घूम रहा है और मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं। अब बात समझो, क्योंकि ये जो बॉब है एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। यहां पे वो फोर्स कौन सा है? टेंशन फोर्स। और क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि टेंशन फोर्स इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड विच इज इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अब बात समझो, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कांस्टेंट ओमेगा ओमेगा से घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास कितना आएगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो टेंशन मेरे पास कितनी आएगी? t। मुझे सवाल में ये बात दे रखी। अब क्या बोला नेक्स्ट कि ओमेगा को मैंने कर दिया 2 ओमेगा। ठीक है भैया, 2 ओमेगा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू r।
तो यहाँ पे जो फाइनल टेंशन आएगी वो कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m ओमेगा स्क्वायर r टेंशन बन जाएगा, तो फाइनल टेंशन हमारे पास 4t आ जाएगी। I hope this question is clear to you. So the correct answer of this question would be option number 4. अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ये आरपीएम में दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा में कन्वर्ट करो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 पाई आ जाएगा, बात तो वही आएगी कि फाइनल टेंशन मेरे पास 4 टाइम्स इनिशियल टेंशन आ जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, which of the following is true? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आगे क्या बोला है, पहला ऑप्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। गलत बात, अभी देखा है पहला सवाल, वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। Velocity is not a constant, acceleration is not a constant, बिल्कुल सही बात। So the correct answer of this question would be option number 2. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो अल्फा की यहाँ पे बात हो रही है, और अल्फा हमको ये बात पता है कि अल्फा का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का एक्सियल वेक्टर होता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, नहीं, गलत बात है। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं। अलोंग द टेंजेंट टू इट्स पोजीशन, नहीं। along the axis of rotation, बिल्कुल सही बात है, along the axis of rotation। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, और ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, तो अल्फा का डायरेक्शन भी ऊपर। और अगर इसी केस में अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही होती तो ओमेगा ऊपर और अल्फा नीचे, लेकिन हमेशा अलोंग द एक्सिस लगेगा, और अलोंग द एक्सिस लगेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन changes from 1200 rpm to 3120 rpm। rpm बोले तो रोटेशन पर मिनट, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आगे क्या बोला है, टाइम दे रखा है 16 सेकंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात दे रखी है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा कांस्टेंट है, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर आपको दे रखी है तो क्या आप इससे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा इनिशियल होगा 2 पाई इनटू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। अब बात समझो कि ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये दे रखी है रोटेशन पर मिनट, बट जो हमारी ऐसा यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होगी, वो होगी आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करूंगा 60 से डिवाइड करके, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल कितनी हो जाएगी, ओमेगा फाइनल हो जाएगी 2 पाई इंटू फाइनल फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फाइनल फ्रीक्वेंसी है 3120 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड। टाइम पीरियड मुझे दे रखा है कितना, 16 सेकंड, और मुझसे अल्फा की वैल्यू पूछी है। मुझे सवाल में दे रखा है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा कांस्टेंट है, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। क्या कहती है इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी विच इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम।
अब बात समझो, मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या आप ये बात देख सकते हो क्या कि 2π/60 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 2π/60 it is equals to 2π/60 and multiplied by 3120 minus 1200 divided by time period which is 16. तो ये कितना हो जाएगा 2π/60 16 और 0219, तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, 6 1 जा 6 3 जा एंड 6 2 जा, 16 1 जा 16 2 जा, so it will be 4 pi radian per second square. So the correct answer of this question would be option number first. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब टाइम पीरियड मुझे दे रखा है t। आगे क्या बोला है, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट is equals to 4r, the angle of projection theta is। सबसे पहली बात, फर्स्ट लाइन जो गिवन में है उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने का ट्राई करते हैं। क्या बोला है कि एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो लगता है कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू जब मैं लिखने जाऊंगा तो वो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। तो कैपिटल टी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक रिवॉल्यूशन में 2πr, क्या मुझे रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, डिवाइडेड बाय लेट्स से इसकी स्पीड है v। तो क्या मैं यहां से v की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, इट इज 2πr डिवाइडेड बाय t। अब आगे क्या बोला है, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। आगे क्या बोला है कि ये जो पार्टिकल है इसको सेम स्पीड v स्पीड से एट एन एंगल थीटा अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी 4r। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, क्या बात पूछी है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो एक्चुअल में होगी कितनी, हमको फॉर्मूला पता है क्या, बिल्कुल पता है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और इसने कितनी बोली है, इसने बोली है 4r। v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 2πr डिवाइडेड बाय t। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये 4 से ये 4 गया, एक r से एक r गया, और कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2gt स्क्वायर ऊपर गया डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r नीचे आया। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, रूट ऑफ 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r, यही है 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स रूट ऑफ 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r। I hope this question is clear to you. So the correct answer of this question would be option number first, sin inverse root of 2gt square divided by pi square r. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a point mass m is moved in a vertical circle of radius capital R with the help of a string. The velocity of the mass is root 7 gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point would be। चलिए सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सवाल गिवन में है कि मेरे पास एक पार्टिकल है
जो कि वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब इस पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पे एक वेलोसिटी दी गई विच इज √7 g r। तो मुझसे सवाल में यह बात पूछी है कि इसी पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी। अरे सर इस पॉइंट पे क्या, तो हमने तो पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहीं पे भी टेंशन पूछ लो सब निकालना आता है, सारी चीजें हमने सीखी है। अगर आपको भी सीखना है तो आप जाके देख सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 7 आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, सर्कुलर मोशन बाय इकरा फिजिक्स। वहां पे आपको पूरा लेक्चर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें हमने वहां पे सॉल्व की है। चलिए अब इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर, तो सिंपल सी बात, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv²/r। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रही होगी। क्योंकि आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो नीचे का फोर्स विल बी इक्वल्स टू ऊपर का फोर्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सूडो फोर्स लगाया नेट फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन विल बी 0। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि T विल बी इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg। चलिए m v की वैल्यू कितनी है √7 g r, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा डिवाइडेड बाय r प्लस mg। r से r गया 7mg प्लस mg हो जाएगा 8mg। So the correct answer of this question would be option number 2. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when the mass is at highest point, the wire is horizontal, the mass is at lowest point, inclined at an angle of 60 degree from the vertical। अगर आपको हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया हुआ याद है तो आपको ये बात पता होगी, काफी डिटेल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी मैं इसको यहां से वेलोसिटी u दूंगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड होता है, वैसे वैसे इसकी स्पीड भी डिक्रीज होगी और टेंशन भी डिक्रीज होगी। तो टेंशन जहां पे सबसे ज्यादा होगी उसी पॉइंट पे तो ब्रेक होने का चांस है। क्यों? क्योंकि अगर टेंशन ब्रेकिंग टेंशन से ज्यादा हो गई तो ब्रेक हो जाएगी स्ट्रिंग। तो टेंशन इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है जब मास मेरा लोएस्ट पोजीशन पे होगा, तो इसी पॉइंट पे ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। So the correct answer of this question would be the mass is at lowest point, which is our option number 3. I hope this thing is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a block of mass 10 kilogram is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। चलिए भैया ड्रम को बनाते हैं। मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसकी रेडियस मुझे गिवन में है 1 मीटर, और क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1। मतलब म्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.1। The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। अब बात समझो कि मेरे पास क्या है कि ये सिलेंडर है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सरफेस है और इस सरफेस से एक मास इस तरीके से अटैच्ड है और ये सरफेस इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। अब मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि
the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary. मतलब ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे उसके लिए मुझे ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या रिक्वायरमेंट है। अब सवाल समझो कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्यों पूछी गई। अब बात समझो कि ये जो ड्रम है ये किसी ओमेगा से घूम रहा होगा और ओमेगा से घूम रहा होगा तो उसके साथ साथ ये जो मास है ये भी ओमेगा से घूम रहा होगा। अगर ओमेगा से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा। और यहाँ पे वो फोर्स कौन सा होगा, जो ये सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो होगी एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। अब ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा होगा, यस और नो। और इस mg को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये नीचे ना आ जाए, ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, तो जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए तो अगर इस ब्लॉक को मूव नहीं कराना है तो mg की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होनी चाहिए, यस और नो। क्यों? क्योंकि लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है 50 न्यूटन और अगर मेरे पास mg 20 न्यूटन है तो ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 20 न्यूटन और वो इसको बैलेंस कर लेगा। तो जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू mg, तब तक हमारे पास ये रेस्ट पे रहेगा। और जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन, यस और नो। अब ये जो n है ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड करेगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू mg के बराबर, सॉरी मिनिमम वैल्यू mg के बराबर, कम से कम mg के बराबर तो होनी चाहिए, ताकि ताकि क्या, ताकि ये बैलेंस में रहे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो F should be equals to mg और mg F की वैल्यू मिनिमम mg के बराबर तो होनी ही चाहिए ताकि ये बैलेंस में रहे। तो F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, म्यू n, इट शुड बी इक्वल्स टू mg। म्यू n की वैल्यू कितनी है, एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो म्यू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू mg। m से m गया, ओमेगा स्क्वायर it should be equals to g divided by mu into r। g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.1 और रेडियस कितना है 1, तो ये आ जाएगा 100। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 10 रेडियन पर सेकेंड, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कम से कम mg के बराबर तो होनी चाहिए ताकि ये रेस्ट पे रहे। अगर इससे ज्यादा हुई तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन तो हमारे पास कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग, mg के बराबर करके खुद को और इसको बैलेंस में कर देगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is same. टाइम पीरियड हमारे पास कैसा है, सेम। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी। अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ये तो कांस्टेंट है, टी चेंज हो नहीं रहा, तो ओमेगा भी हमारे पास सेम रहेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक
फ्रॉम अ हाइट h, बेसिकली एक बॉडी है जिसको यहां से ड्रॉप किया गया, यहां से ड्रॉप किया गया, यहां पे आई और ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन किया। जस्ट आगे क्या बोला है, from a height h just completes a vertical circle of diameter AB which is equals to d, the height h is equals to। अब बात को समझेंगे कि अगर इसको जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो यहां पे इसके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5gr। जस्ट कंप्लीट क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, √5gr। अब यहाँ पे जो सवाल गिवन में है वो r की टर्म्स में नहीं, डायमीटर की टर्म्स में है, तो r को d/2 कर दो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो है 5/2 g इंटू डी। यस और नो। चलिए अब यहां से लेके यहां तक जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो रहा है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो रहा है तो क्या मैं यहां से लेके यहां तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, Ki प्लस Ui इट इज इक्वल्स टू Kf प्लस Uf। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से इसको रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ये मेरे पास लेट्स से 0 पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां से ऊपर कितना गया, h हाइट, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू h। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मुझे वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, √5/2 g इंटू डी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m इंटू इसका स्क्वायर विच इज 5/2 g इंटू डी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि वो 0 लेवल पे आ, तो m से m गया, g से g गया, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5/4 इंटू D, which is our option number 4। I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, one end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle on a smooth horizontal table, ठीक है, the net force on the particle directed towards the center will be। बेसिकली क्या बोला है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास क्या किया कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है और एक मास को यहां से बांध के एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया और इसको इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स कितना होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब बात समझो कि ये जो सरफेस है जिसके ऊपर हम घुमा रहे थे वो स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स तो लगाने से रही, तो इकलौता जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो है मतलब अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी टेंशन फोर्स। आपके मन में आ रहा होगा सर ये mv²/lv तो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लग रहा होगा। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यहाँ पे वो फंडामेंटल फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स। अगर आपको समझ में थोड़ी दिक्कत है एक बार बना लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से किसी टेबल के ऊपर एक मास अटैच्ड है, अब ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है टेबल के साथ साथ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इकलौता फोर्स रेडियल डायरेक्शन में वो टेंशन फोर्स है, और ये टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यहाँ पे वो कौन सा है, टेंशन फोर्स, तो नेट रेडियल फोर्स कौन सा हो जाएगा, टेंशन फोर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस कैपिटल R, द रोड इज बैंड एट एन एंगल थीटा, the coefficient of friction between the tires of the car and the road is μs, the maximum safe speed on this road would be। ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज डेरिवेशन में करवाई है लेक्चर्स में,
नहीं याद है तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। अगर मेरे पास ओनली बैंकिंग है तो जो सेफ स्पीड होती है वो होती है रूट RG tan थीटा। मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग है तो अगर आप थीटा एंगल की बैंकिंग पे इस स्पीड से चलोगे तो सेफली निकल जाओगे, जहां पे आर क्या है, वो रेडियस जिसके अंदर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास बैंकिंग विद फ्रिक्शन है तो इसके अंदर दो केस आते हैं। एक आता है मैक्सिमम सेफ स्पीड, इसकी वैल्यू होती है रूट RG tan थीटा प्लस 5, और मिनिमम सेफ स्पीड वो होती है रूट RG tan थीटा माइनस 5, और यहां पे जो 5 होता है ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। RG tan A प्लस बी क्या होता है, tan A tan B, मतलब tan फाइव को क्या लिख सकता हूं, म्यू। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो यहाँ पे एक और म्यू आ जाएगा। तो RG tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 2, और यही हमसे पूछा है मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड पूछता तो RG tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। इसी तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो रूट RG tan थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius capital R so that it can complete the loop। मिनिमम स्पीड पूछी है, so the correct answer of this question would be root 5gr। ठीक है, आती है ये बातें तो हमको, है ना, कि अगर ये इस तरीके का कोई लूप है तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट 5gr, तभी जाके ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, इन द गिवन फिगर एक्सेलरेशन इज गिवन एज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मुझे बता रहा है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, net acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time, the speed of the particle is, और मुझसे स्पीड पूछी है। तो बात को समझो कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज a cos theta, and this will act as centripetal acceleration। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा a cos थीटा, a की वैल्यू है 15 और cos 30 हो जाएगा रूट 3/2 which is equals to 7.5 into रूट 3। This is my meter per second square and this is my centripetal acceleration। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, इट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और r मुझे कितना दे रखा है 2.5, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5 रूट 3 इंटू 2.5, तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 7.5 इंटू रूट 3 इंटू 2.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, कर लेना सॉल्व, तो क्या आंसर आएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपको खुद को करना पड़ेगा, है ना। मेरे पास ये सुविधा है कि मैं कैलकुलेटर से कर लूं। 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.73 और इसका रूट, तो 5.69, तो अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 5.7। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आपको करना हो तो कैसे करोगे, ये पॉइंट हटेगा तो एक 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो एक 10 आएगा, 25 तो बाहर जाके 5 बन जाएगा, नीचे बचेगा 75 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये बनेगा रूट ऑफ 3 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4, यस और नो, 25 3 एंड 25 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, ये बाहर जाएगा तो ये बनेगा 2, तो 5/2 इज 2.5 इंटू 3 इंटू 1.73, 1.73 इंटू 3, 3 3 9, 7 3 21, 2 एंड 5.19, 5.19, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यस और नो। तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बाहर जाके 2 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2.5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास आएगा, विच इज 5.7। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, मेरे पास पोजीशन वेक्टर है जो कि है cos ओमेगा t x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप। अब मतलब आई जे भी लिख सकते हैं, कई बार एक्स और वाई दे दिया क्या ही कर सकते हैं अपन उसमें, है ना। मतलब वो आई जे ही है, कुछ और मतलब नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। अब एक्सेलरेशन, सबसे पहली बात देखो कि इसका मोशन कैसा होगा। वैसे तो हमको पता है ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है क्योंकि सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी पता है कि ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। वहां पे तो ऑसिलेशंस भी आ सकते हैं, कई सारी चीजें आ सकती है। सबसे पहले देखो कि इसका मोशन कैसे होगा। मोशन कैसे पता करोगे, ये जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है एक्स कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन, और ये आपको दे रखा है y कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन। तो अगर आप इन दोनों को गौर से देखो और इनको स्क्वायर करके ऐड कर लो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और अगर आप इसको गौर से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। चलिए और बातें देखते हैं और सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू द अर्थ। लेट्स से ये मेरे पास r है, ये मेरे पास वेलोसिटी है, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो कि r के अपोजिट डायरेक्शन में a है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, बोथ आर पैरेलल टू r। तो a तो एंटी पैरेलल है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, velocity is perpendicular to r and acceleration is directed towards the origin, acceleration is directed towards the origin, so the correct answer of this question would be option number third। आगे क्या बोला लास्ट, velocity is perpendicular to r and acceleration is directed away from the origin, ये भी गलत हो जाएगा। I hope this question is clear to you, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मेरे पास अल्फा जो है वो कांस्टेंट है और वो कितना है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट मूव्स 100 रेडियन इन अ रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, फाइंड आउट द टाइम एट विच रैंडम इंटरवल स्टार्ट्स। अब बात समझो कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और किसी एक रैंडम इंटरवल लेट्स से t1 से लेके t2 तक इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो किया 100 रेडियन। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि t1 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट द टाइम एट विच रैंडम इंटरवल स्टार्ट्स। ओके चलिए
तो मुझसे सवाल में क्या क्या बात दे रखी है कि T1 से लेके T2 तक डेल्टा थीटा कितना होगा 100 रेडियन, टाइम कितना होगा 5 सेकेंड, और कुछ बात दे रखी है अल्फा तो हमारे पास कांस्टेंट है ही सही। अच्छा, अब T1 से लेके T2 तक जो टाइम है वो 5 सेकेंड है, तो T2 माइनस T1 इट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब बात समझो, क्योंकि हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। लेट्स से 0 से लेके T1 तक जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है θ1, और 0 से लेके T2 तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है θ2। तो θ1 कितना हो जाएगा? θ1 इज ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस T1 प्लस 1/2 अल्फा इंटू T1 का स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल तो 0, क्यों? क्योंकि 0 से लेके T1 तक θ1 है, अल्फा की वैल्यू है 2, तो θ1 मेरे पास आ जाएगा T1 का स्क्वायर। इसी तरीके से θ2 मेरे पास कितना आ जाएगा? ये तो 0, अल्फा की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा T2 का स्क्वायर। और θ2 माइनस θ1 ये कितना होगा? θ2 माइनस θ1 ये है मेरे पास 100 रेडियन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 100? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 इट इज इक्वल्स टू 100। T2 माइनस T1 मेरे पास कितना है 5 सेकेंड, तो T2 प्लस T1 कितना आ जाएगा 100/5 विच इज इक्वल्स टू 20। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन आई T2 प्लस T1 इट इज इक्वल्स टू 20, और मुझे निकालना क्या है? कब ये टाइम इंटरवल स्टार्ट हुआ, मतलब T1 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 की वैल्यू निकालनी है तो माइनस कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए T2 माइनस T1 तो इससे ये गया, माइनस T1 तो माइनस 2T1, माइनस 20 प्लस 5 इज माइनस 15, माइनस से माइनस गया, T1 की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेकेंड। तो ये जो रैंडम इंटरवल स्टार्ट हुआ होगा वो स्टार्ट हुआ होगा 7.5 सेकेंड, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। मास मुझे दे रखा है 10 ग्राम, तो क्या मैं इसको 1/100 किलोग्राम बोल सकता हूँ? 10 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हो जाएगा 1/100 किलोग्राम। आगे क्या बोला है? मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है? 6.4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, यहां से ये गया तो इट इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। क्या बोला है? विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब 80 हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन if kinetic energy of the particle becomes 8 into 10 to the power minus 4 joule by the end of second revolution after the beginning of the motion। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरे पास 0 है तो आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन अगर एनर्जी इतनी है तो क्या मैं आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन वेलोसिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8 into 10 to the power minus 4, तो 8 divided by 10 to the power 4 it is equals to 1/2 m into v square। तो 8 divided by 10 to the power 4 it is equals to 1/2, मास कितना है? 1/100 into v square, तो ये इससे 10 का स्क्वायर तो
तो v स्क्वायर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूँ v हो जाएगा 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन मेरे पास आ गई स्पीड कितनी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन क्या मैं डेल्टा थीटा लिख सकता हूं क्या? डेल्टा थीटा एक रिवॉल्यूशन में होता है 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में आ जाएगा 4 पाई रेडियन। ओमेगा इनिशियल मेरे पास है 0, ओमेगा फाइनल मेरे पास कितना आएगा? स्पीड आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा v बाई आर, तो 0.4 डिवाइडेड बाय आर कितना है 64 इंटू 1000। तो ये पॉइंट से ये 0 गया, इससे ये गया, 4 1s एंड 4 16s। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल है, डेल्टा थीटा है, तो क्या मैं इससे अल्फा निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ओमेगा फाइनल कितना है 100/16, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16। ओमेगा इनिशियल मेरे पास आ गया 0, इट इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा मुझे निकालना है, इंटू डेल्टा थीटा कितना है 4 पाई। ये आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, चलिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 इंटू 8 पाई। ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास अल्फा आ गया तो क्या मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, तो 80 हो जाएगा अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 इंटू 8 पाई, और आर कितना है? आर था मेरे पास 64 डिवाइडेड बाय 1000। चलिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 16 4s 64, 4 1s एंड 4 4s, तो ये कितना बनेगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 32 पाई, तो 5 बाय 16 इंटू 3.14, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 16, 6 4s 24, 2 8, 6 3s 18 इंटू 314, 4 8 plus 4 12, 1 8 1 9 and 10 1 3 plus 5.02, तो ये हो जाएगा 5.024। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 0 एक और कहीं से कुछ 4 1s 8 4s 32, ठीक है, सॉरी 5 पॉइंट नहीं आएगा, 50.24, ये आएगा 50.24। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी आ जाते हैं, नीट 2016 में 2 पेपर हुए थे, है ना, तो उस टाइम कुछ कुछ सवाल ज्यादा कैलकुलेशन के आ गए थे, तो आ जाते हैं कभी कभी नीट में भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट, मतलब ओमेगा इनिशियल मेरे पास दे रखा है 0 और रेडियस कितनी दे रखी है 1/2 मीटर। 50 सेंटीमीटर बोले तो 1/2 मीटर, 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/2 मीटर। आगे क्या बोला है? इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर, मतलब डिस्क कुछ इस तरीके से है
और ये हमारे पास एक्सिस है। It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. टॉर्क के बारे में अभी मतलब वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन टॉर्क क्या होता है? जो एंगुलर एक्सेलरेशन को लेके आता है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे किसके अंदर? रोटेशन के अंदर। लेकिन अभी इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या बात बोली है कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 second is approximately, तो at the end of 2 second इसका net acceleration क्या होगा? मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। ओके, चलिए। तो सबसे पहली बात, आफ्टर 2 सेकेंड इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा वो देख लेते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मुझे पता है अल्फा इंटू आर होता है। तो अल्फा कितना है? 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? उसके लिए ओमेगा फाइनल निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल मेरे पास है कितना? 0, प्लस अल्फा कितना है? 2, और टाइम कितना है मेरे पास? टाइम 2 सेकेंड। तो ओमेगा फाइनल मेरे पास आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इंटू आर। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू आर हो जाएगा 1/2, विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ जाएगा? रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 65। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। पोजीशन वेक्टर मुझे ये गिवन में है, where r is in meter and t is in second and I and j denote unit vector along x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong? याद रखिए, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है फॉर द फॉलोइंग मोशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए, तो 4 sin 2 pi t 4 cos 2 pi t, तो r वेक्टर मुझे दे रखा है 4 sin 2 pi t I cap प्लस 4 cos 2 pi t g cap। सबसे पहली बात कि ये मोशन कैसा होगा? तो मोशन के लिए अभी जस्ट हमने ऐसा सॉल्व किया था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, है ना? इसी तरीके से हमने चीजों को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी हम ये बात कर सकते हैं कि ये x है, ये y है। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई टी कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं कि इट विल बी अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 4 मीटर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वहां पे ए क्या होती है? रेडियस। ओके, चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होगा? dr बाय dt। तो ये कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन तो 4 तो बाहर आ जाएगा, साइन 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस
2 पाई टी, और 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन में 2 पाई और आ जाएगा, इट विल बी आई कैप, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 माइनस साइन 2 पाई टी, और 2 पाई टी का 2 पाई बाहर आ जाएगा। और मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये क्या होगा, जो भी आई कैप में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 इंटू पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 पाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, प्लस माइनस है यहाँ पे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करूंगा माइनस का स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 इंटू पाई हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर, 8 8 जा 64 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी। तो यहां से रूट 64 पाई स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी क्या बन जाएगा 1, तो इसका रूट लूंगा तो ये बनेगा 8 पाई, तो स्पीड जो आएगी वो आएगी 8 पाई मीटर पर सेकेंड, और ये बोल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, तो पहला स्टेटमेंट ही हमारे पास गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, रेडियस 4 मीटर है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, बिल्कुल सही है, सर्कुलर मोशन करेगा, और जो मेरे पास स्पीड निकल के आई वो कांस्टेंट आई, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो माइनस आर की तरफ ही होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, बिल्कुल सही बात है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, टू स्टोन्स ऑफ मासेस m and 2m are whirled in a horizontal circle, the heavier one in a radius r by 2 and the lighter one in radius r। तो इसका मास m, इसका मास 2m, heavier one is this one, तो इसकी रेडियस r by 2 और इसकी रेडियस r। The tangential speed of the lighter stone is n times that of the value of heavier stone। अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड हो जाएगी n into v। When they experience the same centripetal forces, the value of n is। अगर इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स Fc है तो इसके पास भी Fc होगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इसका मास m इंटू n इंटू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इट शुड बी इक्वल्स टू इसका मास 2m इंटू इसकी स्पीड v इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बाय 2। ठीक है, तो m से m गया, ये v स्क्वायर से ये v स्क्वायर गया, r से r गया, यहां पे बचेगा n स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, which is our option number 2। I hope this question is clear to you। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a car of mass m is moving on a level circular track of radius r। If mu s represents the static friction force between the road and the tire, the maximum speed of the car in circular motion is given by। Let's say ये कोई circular track है जिसके ऊपर कोई कार मूव कर रही है, लेट्स से विद स्पीड v। अब अगर इसको इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव करना है तो कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करना चाहिए। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो टायर और रोड के बीच में इस प्लेन के अंदर जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा mv स्क्वायर बाय r। अब अगर इसको इस सर्कुलर ट्रैक को मूव करना, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करना है विदाउट स्किडिंग, इसका मतलब टायर और रोड के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए मतलब फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। तो ये जो फ्रिक्शन है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इसकी वैल्यू F max से कम होनी चाहिए, which is F limiting, it should be less than equals to
एफ लिमिटिंग, तभी जाके हमारे पास क्या नहीं होगा, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी या फिर स्किडिंग नहीं होगी। अब बात समझो, मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे v को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे v बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, तो जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ने की एक लिमिट है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तब स्पीड बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। तो क्या मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं क्या कि m v max का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इट शुड बी इक्वल्स टू f लिमिटिंग विच इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n। अब बाहर की तरफ n लग रहा है, अंदर की तरफ mg लग रहा है, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के। तो m v max का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू mg। m से m गया, v max की जो वैल्यू आई, यहाँ पे म्यू s आएगा, यस और नो, म्यू s, और यहाँ पे भी म्यू s, इसकी जो वैल्यू आई ये आई म्यू s इंटू r इंटू g। अगर स्पीड इससे ज्यादा हुई तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको रोक नहीं पाएगा और रिलेटिव स्लिपिंग होगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम negotiates a banked curve road of radius 90 meter on a frictionless road। मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग है, और बैंकिंग एंगल मुझे दे रखा है 45 डिग्री। अभी लिखवाया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग हो, तो स्पीड क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू रूट rg tan थीटा, यस और नो। तो ये कितनी हो जाएगी, रूट r कितना है, रेडियस 90 मीटर, g मैंने 10 ले लिया, और tan थीटा tan 45 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा रूट 900 which is equals to 30 meter per second, which is our option number 2। I hope this question is clear to you। okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.25 सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। चलिए सबसे पहली बात क्या क्या गिवन में है, रेडियस गिवन में है 5 सेंटीमीटर which is equals to 5 divided by 100 मीटर। टाइम पीरियड मुझे गिवन में है 0.2 पाई सेकेंड, तो क्या मैं इससे ओमेगा निकाल सकता हूं, विच इज 2 पाई बाय टी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू पाई, पाई से पाई गया, तो ये आ जाएगी 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मेरे पास आ गया, तो क्या मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और रेडियस है 5 बाय 100, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। आपने वो ग्रामोफोन देखा है, बेसिकली पुराने जमाने में ऐसा कुछ होता था जिसके ऊपर कोई एक कॉइन रख दिया जाता था जिससे म्यूजिक प्ले होता था। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ r एक कॉइन को इस तरीके से रख दिया गया, और ये जो डिस्क है ना अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आगे क्या बोला है, द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। मतलब इस रिकॉर्ड और इस कॉइन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो
ये इसके साथ साथ घूमना चाहिए, ये इसके साथ साथ घूमना चाहिए, मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और वो फोर्स होगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तभी तो ये इसके साथ साथ घूमेगा कि जो भी अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग से कम हुआ तो दोनों साथ साथ चलेंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू mg, m से m गया, r should be less than equals to mu g by omega square, which is our option number 4. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a particle moves in xy plane according to the rule a sin omega t, x equals to a sin omega t and y is equals to a cos omega t, the particle will follow। दो सवाल कर चुके हैं, वापस कराने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो वो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, अ सर्कुलर पाथ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन्ड सच दैट द राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ अ हिल। बेसिकली कोई भी एक रोलर कोस्टर है तो जब भी रोलर कोस्टर टॉप ऑफ द हिल जाता है तो वो वेटलेसनेस फील करता है। वेटलेसनेस का मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखा है कितना, 20 मीटर। तो स्पीड कितनी होगी एट द टॉप ऑफ द कार। अब बात को समझो कि लेट्स से इसकी स्पीड है v, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r। बाहर की तरफ ही लगेगा एक नॉर्मल, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एक mg। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि mv स्क्वायर बाय r प्लस नॉर्मल इट विल बी इक्वल्स टू mg। और अगर वेटलेसनेस फील हो रहा है इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये बात हमने देखी थी किसमें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं m से m गया तो स्पीड हो जाएगी रूट r इंटू जी। r कितना है 20 और g हो जाएगा लेट्स से 10, तो ये हो जाएगा रूट 200। रूट 200 अप्रोक्सीमेटली 14 और 15 के बीच में होना चाहिए, विच इज आवर 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, तो 14 और 15 के बीच में होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass capital M and closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its end with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल है। कि मेरे पास एक ट्यूब है इस तरीके से और दोनों एंड से क्लोज है, और इसको एक एंड के अबाउट एक कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया गया। तो इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी। तो बात समझो कि ये पूरा लिक्विड से भरी हुई है इस तरीके से, तो यहां पे जो मास होगा वो dm कोई और फोर्स लगा रहा होगा, यहां पे जो मास होगा वो dm कुछ और फोर्स लगा रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx का एक एलिमेंट मान रहा हूं, यस और नो। और इस dx एलिमेंट का जो मास है उसको मैं मान रहा हूं dm। तो बात को समझो कि l लेंथ का जो मास है वो है m, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा m by l। तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा
m/l into dx, यस और नो। तो क्या मैं इसी को ही dm बोल रहा हूं कि dx लेंथ का जो मास है वो है dm, और dm की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस dm के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा होगा? इस dm के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से छोटा सा फोर्स df, वो लग रहा होगा m नहीं dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x, यस और नो। अब dm की वैल्यू पुट करो, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x। ये तो आया छोटा सा फोर्स। अगर मैं इसी तरीके से सारे एलिमेंट का फोर्स ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास F आ जाएगा? अब बात समझो कि ये क्या होगा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ df, m कांस्टेंट बाहर, l कांस्टेंट बाहर, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। जब x की वैल्यू 0 तो फोर्स 0, जब x की वैल्यू l हो जाएगी तो मुझसे सवाल में यही तो पूछी है कि अदर एंड पे फोर्स क्या होगा, तो क्या मुझे ये f निकालना है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर l, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके l, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l इंटू l स्क्वायर बाय 2। एक l से एक l गया तो ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय 2, which is our ml into omega square divided by 2, which is our option number first. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? A stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है और 22 रिवॉल्यूशन कर रहा है 44 सेकेंड में, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एक रिवॉल्यूशन करेगा 2 सेकेंड में, तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्टोन। अब बात समझो, कांस्टेंट स्पीड है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सबसे पहले ओमेगा निकालो, विच इज 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम है 2, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 1, तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा पाई स्क्वायर एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो पाई स्क्वायर एंड डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या बोला है, पाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, गलत बात। टेंजेंट गलत बात। एंड पाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस, पाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इसमें। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एक जैसे हैं, देख लेना फोर्थ ऑप्शन कुछ ना कुछ गलत होगा, है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, या फिर हो सकता है बोनस दिया हो उस टाइम पे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें हो रही है इस सवाल के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या सवाल है। मेरे पास क्या है कि एक स्टोन को एक धागे से बांध दिया गया और इसको यहां से u स्पीड दी, एंड दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। अब
कुछ टाइम बाद जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बन जाएगी और इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी v होगी, तो यहां से लेके यहां तक जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो वो कैसे निकलेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? ki प्लस ui इट इज इक्वल्स टू kf प्लस uf। इस स्ट्रिंग की लेंथ मुझे गिवन में है l, क्योंकि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल लगा सकता हूं। ki क्या है? 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से मैं बोल रहा हूं यहां पे 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास हो गई 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल से कितना ऊपर गया? l ऊपर गया, तो mg इंटू l। m से m गया, u स्क्वायर बाई 2 इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस ये भी m गया gl। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर माइनस 2gl, u स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, और माइनस करूंगा तो इसको पलटा के दूंगा। सो दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कितना होगा? रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो u स्क्वायर ही हो गया, प्लस v स्क्वायर कितना है? u स्क्वायर माइनस 2gl, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस 2gl, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस gl, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4th। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट 21 इयर्स के PYQs कंप्लीट होते हैं ऑफ नीट ऑफ चैप्टर सर्कुलर मोशन। आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए।